नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। अरवल के मेहंदिया थाना पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार से भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। पुलिस ने NH 139 पर औरंगाबाद की ओर से आ रही कार और ट्रैक्टर में टक्कर मार दी है, जिसमें कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कार से 300 लीटर विदेशी शराब को जब्त किया है। दुर्घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कार हरियाणा के SSP के नाम से रजिस्टर्ड है। दरअसल शराब कारोबारी पुलिस को चकमा देने को लेकर इस तरह के नंबर प्लेट का इस्तेमाल करते रहे हैं। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिरुद्ध जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, जिस कार से शराब बरामद की गई है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कुछ पता चल पा रहा है कहां से ये कार आई थी, कहां जाना था, किसकी ये कार है? चूंकि आपका अरवल जिले के मेहंदिया थाने इलाके का आपका घटना है, जहां पर जो है कार दुर्घटना में जो है शिकार हो गई है, और उससे जैसे ही सूचना मेहंदिया पुलिस को मिली, उसमें भारी मात्रा में जो है आपका शराब बरामद हुआ है। लेकिन ये जो कार पर जो है आपका हरियाणा का नंबर है, उस नंबर की जांच की गई, परिवहन डिपार्टमेंट के द्वारा जांच किया गया है, तो उसमें सीनियर जो है SSP का नंबर उसमें अंकित किया गया है। पुलिस का कहना है कि ये जो नंबर है वो दिग्भ्रमित करने के लिए जो शराब कारोबारी जो है ये शराब पहुंचाने के उद्देश्य से जो नंबर लगाया है प्लेट पर। लेकिन जैसा कि पुलिस का ये भी कहना है कि उस SFL की टीम जो है जांच करेगी, तो उसके बाद ही पता स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर गाड़ी हरियाणा के SSP क्या है कि नहीं है। लेकिन प्रथम दृष्टया से पूरी तरह से जो नंबर प्लेट लगा है उस पर गाड़ी पर हरियाणा का नंबर है, उसमें आपका हरियाणा का पलवल डिस्ट्रिक्ट का सीनियर जो सुपरिटेंडेंट और पुलिस होते हैं उनके नंबर अंकित किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनिरुद्ध। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार को आरजेडी के ऑफर पर बिहार की सियासत गर्म है। आरजेडी के ऑफर को JDU के सीनियर नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने सिरे से खारिज किया है। उन्होंने जगदानंद के इस ऑफर को सिर्फ आरजेडी का राजनीतिक स्टैंड करार दिया। वहीं कांग्रेस ने भी नीतीश को ऑफर देने के मुद्दे को लेकर आरजेडी पर निशाना साधा है और आरजेडी की सेक्युलर राजनीति पर सवाल खड़े किए हैं। हो जाते हैं। अरे बयान देने की क्या जरूरत है? सीधा सीधी ऑफर ये किया जाए कि नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए, आइए यहाँ मुख्यमंत्री रहिए, आगे बढ़ते हैं। तो किसी बहाने की क्या आवश्यकता है? बहाने की आवश्यकता नहीं है। नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हाल की घटनाओं को मैं देख रहा हूँ कि उसमें कोई सहज, चूंकि पार्टी के शीर्षस्थ नेता नीतीश कुमार ने ऑलरेडी इस पर अपना स्पष्ट बयान दे दिया है, इसलिए उसी को मान के चलना चाहिए। दूसरे बयान पर मैं समझता हूँ इस तरीके के बयान का मतलब आरजेडी की तरफ से दिया गया है, इसका मतलब क्या समझा जाए? ये कंफ्यूजन करने के लिए हो रहा है। अरे जब स्टैंड होगा तो जिस समय हम स्टैंड लेंगे उस समय साफ हो जाएगा। तो ये अपना लाइन है, उससे राजनीति के तहत ये बातें की गई हैं, इसलिए अधिक इस पर हमको। इधर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने JDU के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात कर राजनीति को गर्म कर दिया है। मृत्युंजय तिवारी उपेंद्र कुशवाहा से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। हालांकि मुलाकात के बाद दोनों ने इसे औपचारिक मुलाकात बताया। या फिर व्यक्तिगत भी लोगों का संबंध एक दूसरे से रहता है, तो उसके आधार पे भी कई बार मुलाकात होती है। तो लोग आते जाते हैं, तो कहीं किसी का आना जाना इसको बहुत उस रूप में देखने की जरूरत नहीं है। व्यक्तिगत हर लोगों का अपना अपना है, बस यही है इसमें, और इसको अलग नजरिए से देखने की जरूरत नहीं। व्यक्तिगत मुलाकाती, चूँकि हम एयरपोर्ट से वापस जा रहे थे तो रास्ते में उनका घर पड़ता है, तो हम गए थे। कुछ खिलाड़ियों की समस्या थी और उनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध भी रहा है। ये नववर्ष पर भी मुलाकात थी, और वैसे भी जब दो राजनीतिक दल के लोग मिलते हैं तो कुछ राजनीतिक बातें होती हैं, लेकिन इसका कोई खास कोई अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। तो
तो दोनों की मुलाकात ने सियासत जरूर गरमा दी है, लेकिन मृत्युंजय तिवारी के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि ये सिर्फ औपचारिक मुलाकात है। 12 जनवरी को देश भर में स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह मनाया जाता है और इस मौके पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का भी आयोजन होता है। लेकिन सूर्य नमस्कार को लेकर सियासत तेज हो गई है। जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने सूर्य नमस्कार को धर्म के चश्मे से देखते हुए कहा कि इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। ये नमस्कार को कोई धार्मिक कंसेप्ट दे, अगर किसी के धर्म में है सूर्य नमस्कार तो वो करे। इस्लाम में सिवाय अल्लाह के बाकी किसी की इबादत है ही नहीं है। यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हम सजदा नहीं कर सकते। सजदा सिर्फ उसका इस्लाम में जो अल्लाह है। अपने तौर पर लोग कर सकते हैं सूर्य नमस्कार को, कुछ उपासना के तौर पर लोग करते हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी के तौर पर करते हैं, कुछ लोग उसको एक ये कह लीजिए कि वर्जिश के तौर पे करते हैं, हेल्थ फायदे के लिए करते हैं। हम लोग भी तो सूरज के नीचे ही बैठे हुए हैं। देखिए, सूर्य नमस्कार एक योग है, वो किसी धर्म और जाति विशेष के लिए अलग से नहीं होता है। वो सभी समाज के लिए है, सभी लोगों के लिए है और वो मनुष्य जाति के लिए योग प्रक्रिया है जो सूर्य नमस्कार कहा जाता है। उसका नाम सूर्य नमस्कार है। उसमें कई गतिविधि होता है जिसको लोग किया करते हैं, पूरे दुनिया के लोग करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग दिवस को तो पूरे दुनिया के इस पे ले आया, फ्लोर पे ले आया, तो उस दिन पूरे दुनिया के लोग मनाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई जाति धर्म की बात नहीं है। और जो लीगी लोग हैं इसको बिना मतलब का इशू लाते हैं कि ये जात की बात है, ये समाज की बात है, अल्लाह ने ऐसा कहा, ईश्वर ने ऐसा कहा, ये बिल्कुल गलत बात है। योग प्रक्रिया है। कि सूर्य नमस्कार तो हम लोग हमेशा जो सुबह का अपने प्राणायाम और होता है या सुबह का जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं उसमें सूर्य नमस्कार भी एक पार्ट होता है। और सूर्य नमस्कार तो हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखता है, हमारे मानसिक स्थिति को भी ठीक रखता है और सबसे बड़ी बात है कि हमारे संस्कृति से भी जुड़ा हुआ विषय है। तो मुझे लगता है कि सूर्य नमस्कार का कोई भी जो विरोध करते हैं, सबसे पहले तो वो अपने साथ खेल कर रहा है। पंजाब में पीएम के काफिले में चूक पर जमकर सियासत हो रही है। विपक्ष के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। पीएम की सुरक्षा और गंभीर राष्ट्रीय मुद्दे पर बयानबाजी में आरजेडी भी कूद गया है। आरजेडी ने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बिन हमले के ही जिंदा बच आने की कला की खोज करने वाले को कोटि कोटि प्रणाम। और ये ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर आरजेडी के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ट्वीट के जरिए ये तंज कसा गया है पीएम मोदी पर। और आरजेडी के ये भाषा उसकी सोच को बताने के लिए काफी है कि क्या हमला होता और पीएम को नुकसान पहुंचता तो आरजेडी को अच्छा लगता। क्या विपक्ष को हर चीज में सबूत चाहिए? ये वो तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं। पीएम के विरोध का मतलब तो ये नहीं कि गंभीर मामले पर इस तरह की बयानबाजी की जाए। पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो बड़ी चूक हुई थी वो मामला अभी भी ठंडा नहीं पड़ा है। राजनीतिक गलियारों में तो चर्चा हो रही है, लेकिन इन सब के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का एक रैली में दिया गया बयान फिर से सुर्खियों में है। इस रैली में उन्होंने पहले तो पीएम को लेकर तू शब्द का इस्तेमाल किया और फिर सुरक्षा चूक वाले मामले पर तंज भी कसा। चन्नी के बेतुके बोल पर बिहार के नेताओं ने पलटवार किया और इसे अमर्यादित भाषा बताया है। के मुख्यमंत्री चंद्रजीत सिंह चन्नी को जिम्मेवारी लेने के बजाय प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक में और उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति और दूसरा संवैधानिक पद पर रहने वाला व्यक्ति एक दूसरे के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना यह कहीं से उचित नहीं है और यह सीधे कांग्रेस की संस्कृति दर्शाती है। कांग्रेस की भाषा इसी प्रकार की है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं बल्कि पूरे देश के हैं। देश की जनता ने अपना विश्वास जताकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चुना है।
पंजाब में जो कुछ भी हुआ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक के लिए जो भी जिम्मेवार लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन इन सब के बीच पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी का इस तरह का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह उनके राजनीतिक और मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा और प्रधानमंत्री पद का सम्मान किसी भी जिम्मेदार नागरिक की सर्वोच्च प्राथमिकता है, तो उसमें कहीं कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। रही बात एक शब्द तुम की, आप पश्चिमी यूपी में जाइए, लोग अपने पिताजी को भी तुम बोलते हैं, और बाबूजी तुम तो सुनते नहीं हो, तो क्या इसमें बाबूजी का अपमान है? नहीं। हरियाणा में ये बोली जाती है, राजस्थान में कई जगहों बोली जाती है। पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर के टिप्पणी की है, जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो मर्यादित नहीं है। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को भाषा का मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, और वो देश के माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लेकर के जो टिप्पणी कर रहे हैं, जिन शब्दों का प्रयोग पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। सीतामढ़ी के डुमरा स्थित आवास आलम मेंशन में मुस्लिम बुद्धिजीवियों की बैठक आयोजित की गई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की गई। ऑल इंडिया मिल्ली के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल वदूद मजाहिरी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलामती के लिए अल्लाह से मन्नत मांगी गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री के पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक हुई थी। देश ने सुरक्षा चूक के कारण 2 प्रधानमंत्री पहले ही खो चुके हैं। सुरक्षा चूक की जितनी निंदा की जाए वो कम है, ये दुखद है। उन्होंने सुरक्षा चूक की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। प्रधानमंत्री तो बहरहाल सबके प्रधानमंत्री हैं, आपके भी हैं, हमारे भी हैं। तो मैंने ये गुजारिश की है, जिस तरीके से आप हमारे प्रधानमंत्री और सारी जनता के प्रधानमंत्री हैं, इसी तरीके से आप भी सारी जनता को अपना ही समझिए और सबके साथ अदल, इंसाफ और जो है भाईचारा बनाने की कोशिश कीजिए। बेहतर भविष्य, हाँ, बेहतर हो, उनकी उम्र तवील लंबी हो और वो सेहत तंदुरुस्ती के साथ मुल्क की खिदमत करें। सुरक्षा के सवाल पर जो उनके साथ घटना हुई, ये बहुत ही निंदनीय है और इसका हम बहुत पुरजोर तरीके से इसका विरोध करते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री न किसी जात, कौम, न किसी समाज, ये सारे चीज़ों से ऊपर उठ कर के ये चीज़ होते हैं। बिहार में बिजली की उपलब्धता पर जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि बिहार में बिजली के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार ने सराहनीय कार्य किए हैं। अब बिहार में सरप्लस बिजली है। इच्छा शक्ति थी कि जब वो 2005 में मुख्यमंत्री बने, उस समय बिहार का 700 मेगावाट बिजली मिलता था और आज बिहार लगभग 7000 मेगावाट बिजली का जो उत्पादन से लेकर और जो बिहार का कोटा है वो कुल मिलाकर मिलता है। 16 जुलाई लास्ट ईयर जो पीक था बिहार का, लगभग 6600 मेगावाट बिजली बिहार यूज करता था। एवरेज 5000 से 5500 मेगावाट बिजली बिहार में यूज होता है और इसके मतलब हुआ कि जो सरप्लस बिजली है उसको हम लोग अब मार्केट में बेच के उससे पैसा बिजली विभाग को मिल सकता है। और इसी बीच बड़ी खबर बिहार से आपको बता दें, बिहार में एक दिन में कोरोना के 4526 नए मरीज मिले हैं। बड़ी खबर आपको बिहार से बता रहे हैं, बीते 24 घंटे के अंदर 4526 नए मरीज मिले। गया में 24 घंटे में कोरोना के 284 नए केस मिले हैं। वहीं मुजफ्फरपुर की बात की जाए तो यहां 24 घंटे के अंदर 276 नए मरीज मिले। राज्य के आइसोलेशन सेंटर में 2.6% बेड पर मरीज हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बिहार से बता रहे, बड़ी जानकारी, कोरोना का अपडेट आपको बता रहे हैं। बिहार में बीते 24 घंटे का आंकड़ा जो अभी सामने आया है वो 4526 है।
मधेपुरा में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। सिविल सर्जन भी संक्रमित हो गए। वहीं आज 12 बजे तक 22 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद सदर अस्पताल के मुख्य गेट को बंद कर दिया गया है। जायजा लिया संवाददाता तुरबसु ने। मधेपुरा में कोरोना ने एक बार फिर अपना रफ्तार पकड़ लिया है। जिले में अब तक 61 मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं और सबसे बड़ा चौंकाने वाला बात जो है, आज सीएस कार्यालय में भी कोरोना विस्फोट हुआ है। सिविल सर्जन समेत 2 कर्मी जो हैं वो पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। इसके अलावे कल जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में भी 9 छात्र जो हैं वो पॉजिटिव बताए गए थे। इसके बावजूद जो लापरवाही है वो भी सामने आ रहा है। हालांकि आज से जो है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे सदर अस्पताल का जो मुख्य द्वार है वहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं उसको बंद कर दिया गया है। बिना मास्क के उनका प्रवेश जो है वो वर्जित है और जो लोग आ रहे हैं उनकी जांच की भी व्यवस्था की गई है। उनका जो है सैंपल टेस्ट किया जा रहा है और गेट पर ही उसके बाद उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। तो जो शक्ति आज जो है वो दिखाई जा रही है, यदि ये शक्ति पहले दिखाई जाती तो जिले में कोरोना का जो है ये रफ्तार धीरे धीरे इस तरीके से नहीं बढ़ता। कल जहां 39 केस थे, आज अभी तक 12 बजे तक जो है 22 नए मामले सामने आ गए हैं। मधेपुरा से न्यूज 18 के लिए तुरबसु की रिपोर्ट। देखिए, ट्रांसमिशन मोड जो है वो पिछले बार से ज़्यादा है और आप सबको अवगत भी है कि केस जो है वो कंटिन्यू निकल रहा है। इसी क्रम में आज सीएस महोदय का भी जांच करवाया गया और उनको कुछ इस तरह का सिम्टम लग रहा था, पॉजिटिव पाए गए हैं। और अभी जो है हमारे यहाँ टोटल एक्टिव 61 केस है, जो काफ़ी मतलब तेज़ी से इधर 3-4 दिन में केस हमारा बढ़ा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पटना में आरजेडी के कार्यालय को बंद कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। आरजेडी कार्यालय का जायजा लिया संवाददाता रवि एस नारायण ने। पटना में लगातार कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राजद कार्यालय को आज से बंद कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने निर्देश जारी किया है कि जिस ढंग से मामले यहाँ पे बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए राजद कार्यालय को बंद कर दिया जाए और ताकि लोग जो हैं वो सुरक्षित रह सके। इससे पहले हमने देखा था कि जदयू कार्यालय में कई लोगों को पॉजिटिव पाए जाने के बाद जदयू कार्यालय को भी बंद कर दिया गया और आज आरजेडी कार्यालय को बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। यहाँ पे अगले आदेश तक राजद कार्यालय में कोई कार्यक्रम नहीं होगा और ये लोगों को सुरक्षित रखने के लिए ये दिशा निर्देश दिया गया है। तो इस ढंग से हमारे साथ शक्ति यादव हैं, उनसे जानते हैं कि क्या निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदानंद सिंह, जिन्हें यहाँ सभी काम करने वाले कर्मचारी, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हेडक्वार्टर्स सहित तो सभी पदाधिकारी जो प्रतिदिन यहाँ बैठते हैं, सबका उन्होंने RT-PCR करवाया। कुछ पत्रकार साथी जो प्रतिदिन यहाँ विजिट करते हैं उनका भी कराया गया। इसमें 8 पॉजिटिव पत्रकार साथी पॉजिटिव पाए गए हैं और हमारे जितने भी कर्मी हैं ऊपर वाले की कृपा से सब निगेटिव हैं। लेकिन एहतियात के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष आदरणीय जगदानंद सिंह ने यह निर्णय लिया है कि संक्रमण का जो दर जिस तरह से बढ़ रहा है और सरकार ने कहीं न कहीं कोरोना के नाम पर लापरवाही बरती है, तो इन परिस्थितियों में प्रतिपक्ष होने के नाते संक्रमित लोग ना हो या संक्रमित ना पहुंचे जो और लोग को इफेक्ट करे, तो एहतियात के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल ने अपने कार्यालय को अगले आदेश तक बंद करने का निर्णय लिया है और जगदानंद सिंह जी ने इस बाबत आदेश भी निर्गत किया है। तो एहतियात के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय को बंद किया गया है ताकि जो लोग हैं वो सुरक्षित रह सके और ज़्यादा संक्रमण ना हो। तो अगले आदेश तक आरजेडी कार्यालय में कोई कार्यक्रम संपन्न नहीं होगा। आगे जैसे दिशा निर्देश सरकारी जो गाइडलाइन जारी होगा उसके मुताबिक फिर से आदेश जारी होगा कि आरजेडी कार्यालय कब खोला जाए। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।